आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिलेबस के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी की जो सबसे बड़ा गाइड होती है, हमें पता होता है कि कहां से क्या आना है, वो सब सिलेबस हमें बताता है। और आज हम बात करेंगे जनरल स्टडी 1 की, मतलब सामान्य अध्ययन 1 का जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसमें क्या क्या सब होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। यूपीएससी के मेंस के कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो चलिए देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूपीएससी के जो कंपोनेंट्स हमें सिलेबस के पता होने चाहिए, और कौन सा सिलेबस हमारा प्री और मेंस में एक साथ कंबाइन आते हैं वो भी हमें देखना चाहिए कि मेंस के लिए मैं क्या तैयार करूं तो प्री के लिए भी तैयार हो जाए, और हमें दोनों चीजें एक साथ तैयार होनी चाहिए। तो जीएस 1 की जो सिलेबस की हम बात करते हैं तो उसमें देखते हैं सबसे पहले उसके अंदर जो टोटल पॉइंट्स है ना, मैंने बिल्कुल उसका बाइफरिफिकेशन कर दिया है। तो अगर हम उसके ऊपर टोटल पॉइंट की बात करें तो उसके अंदर है टोटल 12 पॉइंट। ठीक है, उसके अंदर टोटल 12 पॉइंट है। और कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट से मतलब यहाँ सब्जेक्ट्स हैं, तो 3 सब्जेक्ट इसके अंदर एंटर हैं। सबसे पहला आता है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री इसके अंदर है, और दूसरा आता है इंडियन सोसाइटी इसके अंदर है, और तीसरा है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी के बाद अगर हम देखें, और देखो हिस्ट्री के भी सब कंपोनेंट्स हैं, तो कितने कितने पॉइंट्स हैं, जो टोटल में से अगर हम देखेंगे तो 5 पॉइंट हमारे हिस्ट्री के हैं, 4 पॉइंट हमारे इंडियन सोसाइटी के हैं, और 3 पॉइंट हमारे ज्योग्राफी के हैं। तो इन पॉइंट्सों पर हमें काम करना पड़ता है, जिससे कि हमारी मेंस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। ठीक है, चलते आगे हम। अब हिस्ट्री भी देखो सब अपने अपने सब कंपोनेंट्स में होती है, आपको सब कंपोनेंट्स और उसके अंदर पॉइंट्स क्या क्या है वो सब देखते हैं। तो हिस्ट्री के कौन कौन से कंपोनेंट्स के अंदर मेंस के अंदर बोले गए हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी इंडियन आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। ठीक है, जो सबसे पहला कंपोनेंट है मैं आपको दिखाऊंगा उसके अंदर क्या कंपोनेंट क्या क्या दे रखा है। ठीक है, और दूसरा आता है हमारा क्या नाम है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, और तीसरा हमारा आता है पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, मतलब आजादी के बाद का भारत, और चौथा हमारा आता है विश्व इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, चारों सिलेबस में दिए हुए हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा किस तरह के हमारे यूपीएससी में आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, सबसे पहला कंपोनेंट जो है हिस्ट्री का, आर्ट एंड कल्चर। तो सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर में क्या लिखा हुआ है सिलेबस में, एक लाइन लिखी हुई है सिंपल सी कि इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट फॉर्म्स। कला के रूप, मतलब लिटरेचर पूछा जाएगा, साहित्य पूछे जाएंगे, आर्किटेक्चर वास्तुकला पूछे जाएंगे। कब से कब तक की अगर हम बात करें तो एंशिएंट से लेकर ये मॉडर्न तक की बात करी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको सबको याद रखना है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं मीन्स का किस तरह से पूछा गया। इसमें पूछा गया कि स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस तरह के देखो स्कल्पचर पूछा गया है। स्कल्पचर से मतलब क्या होता है, तो हमारा जो स्कल्पचर मतलब होता है कि जो हमारी आर्किटेक्चर है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मतलब उस समय इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो कीवर्ड्स पे हमें काम करना होता है मेंस के। जीएस 1 के सिलेबस की आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री का सब कंपोनेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंस इवेंट्स, पर्सनैलिटीज, इश्यूज। मतलब ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। देखो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, और ये हमारे प्रीलिम्स में भी है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री प्रीलिम्स में भी है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही। तो किसका क्वेश्चन है, फ्रीडम स्ट्रगल का क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रीडम स्ट्रगल। एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया हुआ है फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स एंड द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एक तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम। तो उस पर क्वेश्चन कैसा पूछता है, देखो क्वेश्चन उसमें यूपीएससी में पूछता है, असहयोग आंदोलन एवं सवंगी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों को स्पष्ट कीजिए। 250 नंबर का सब वर्ड क्वेश्चन था, 250 वर्ड में, और 15 नंबर क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, तो 15 नंबर का है, 250 वर्ड लिखने हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन हमारा आता है। मैं आपको साथ साथ दिखाता चल रहा हूं कि कीवर्ड से कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमें कीवर्ड्स क्या नाम है प्रिपेयर करने चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस में सीधा लिखा है कंसोलिडेशन एंड द रीऑर्गेनाइजेशन विद इन अ कंट्री। आजादी के इतिहास के बाद जो इतिहास है उसमें देश के अंदर जो हमारा बिखराव हो चुका था, वो देश कैसे कैसे एक हुआ, कैसे कैसे बाउंड्रीज बनी, ठीक है, कैसे कैसे हमारे राज्य बने, जो पहले देश इतने सारे उसमें विभक्त था राज्यों में, तो उससे क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूं किस तरह का क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में। भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों एवं सामाजिक संस्कृति समस्याओं का आकलन कीजिए। 150 शब्दों का है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारे इंडियन प्रिंसली स्टेट थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और हमने जानते हैं कि हमारे जो भारत के जब आजाद हुआ था उस समय कितनी सारी 552 के आसपास हमारे यहाँ पे देशी रियासत थे, तो उन्हें कैसे एक किया गया, क्या प्रशासनिक और सामाजिक संस्कृति की समस्या थी, वो सब हमने इसमें क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। नेक्स्ट चलते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास, बहुत सबसे ज्यादा टॉपिक होता है, और इस पे एक ही टॉपिक दिया है, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ मेंस में क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये मेंस के लिए ही पढ़नी हमें पड़ती है। तो इसमें देख के लिखा हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट फ्रॉम द 18th सेंचुरी सच एज, कितने देखो इवेंट है, 5 इवेंट है। पहला है औद्योगिक क्रांति, दूसरा है विश्व युद्ध, तीसरा है राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्नांकन, 5वां शब्द है उपनिवेशवाद पर,
उपनिवेशवाद की समाप्ति, ठीक है। ये 5 इसमें दिए गए हैं शब्द, ठीक है। और इसमें 3 फिलॉसफीज दी गई हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफीज लाइक साम्यवाद, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म इसमें दिया गया है। और इनके फॉर्म्स और इफेक्ट, इनका सोसाइटी पर क्या इफेक्ट्स है, ये हमारा दिया गया है। तो ये कीवर्ड्स हैं, आपको याद करने। आप देखते हैं ना सिलेबस कैसे प्रिपेयर करें, दैट इज अ कीवर्ड। आपको इंडस्ट्री रेवोल्यूशन पता होना चाहिए, वर्ल्ड वॉर्स पता होना चाहिए। अब देखो वर्ल्ड वॉर्स पे कैसा क्वेश्चन आया, मैं आपको दिखाता हूँ। कीवर्ड्स क्यों तैयार करनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्र राज्य प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। 250 शब्दों में उत्तर दीजिए और 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो सीधा वर्ल्ड वॉर से पूछा गया है ना, तो वर्ल्ड वॉर आपको तैयार होगा, तो कीवर्ड आपका तैयार होगा तो आप तुरंत लिख देंगे। तो हर कीवर्ड पे एक एक पेज का नोट्स होना चाहिए सिलेबस से, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं भाई कि जो हमारा ये तो हिस्ट्री हो गया हमारा, ठीक है, हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में क्या है कि कितने पॉइंट्स दिए गए हैं, 4 पॉइंट्स हमारे हैं टोटल। 12 में से हमारे कितने हैं, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री तो हमारी हो गई। अब हमारी जो इंडियन सोसाइटी, इस पर चलते हैं, ठीक है। इंडियन सोसाइटी में हमारा जो सबसे पहला कंपोनेंट है, सबसे पहले 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता के बारे में क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये आपको इंडियन हिस्ट्री के, इंडियन सोसाइटी के थोड़े थोड़े बेसिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा आता है, देखो ये हर साल इसमें से बहुत, और ये मींस में ही आता है। तो जैसे भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है, इनमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। तो 250 वर्ड का क्वेश्चन है, 15 नंबर मिलेंगे आपको। इंडियन सोसाइटी में इन 2 कंपोनेंट से क्वेश्चन आता है, सिर्फ मींस पढ़ना पड़ता है। और आप कीवर्ड इसमें कितने हैं, 2 हैं, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड द इंडियन सोसाइटी, साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट हम चलते हैं जो इसका उसके अंदर ही कंपोनेंट है, इंडियन सोसाइटी की जो सेक्शन है उसके अंदर ही, कि रोल ऑफ द वुमेन एंड द वुमेन ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़नी पड़ेगी। उसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, वुमेन बहुत यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो आपको वुमेन पे अच्छी खासी तैयारी करनी चाहिए। आपका GS1, GS2, GS3, GS4, आपका एसए, और इवन अगर ऑप्शनल है तो ऑप्शनल में भी इसका एक एंगल लिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें क्या क्वेश्चन आता है, देखो भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका परीक्षण कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, वुमेन एम्पावरमेंट की क्वेश्चन है। ये GS1 में भी आ सकता है, 3 का भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आपको वुमेन के वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होनी चाहिए, महिलाओं की भूमिका, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सब टॉपिक है, सब हेडिंग्स है, पॉपुलेशन एंड द एसोसिएटेड इशू, जनसंख्या एंड संबंध मुद्दे। तो जनसंख्या से संबंधित जो भी मुद्दे या समस्याएं उभर कर आती हैं उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, जैसे जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिए। 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है इस कीवर्ड से क्वेश्चन आया है, ठीक है। और जो नेक्स्ट कीवर्ड है, 2 पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू, गरीबी और विकासात्मक विषय। अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। अर्बनाइज शहरीकरण से तो हर साल क्वेश्चन आता है, गरीबी मुद्दा और विकासात्मक मुद्दे भी बहुत क्वेश्चन आता है। GS2, GS3 तक क्वेश्चन इसमें आता है, GS4 में भी क्वेश्चन आता है, एससे भी इसमें आते हैं, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। अर्बनाइजेशन से भी क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही आता है। शहरी भूमिका, देखो क्वेश्चन मींस का क्वेश्चन है, शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार के पर्यावरण प्रभाव क्या हैं, उदाहरण सहित समझाइए। What are the environmental implication of the reclamation of the water bodies into urban land use? Explain the example, answer in 150 words and the 10 mark। तो सीधा क्वेश्चन आता है, आपको कीवर्ड्स तैयार करने हैं, आपका अर्बनाइजेशन होना चाहिए। अर्बनाइजेशन के आप जब कीवर्ड्स एक वन पेस्ट करोगे तो उसमें आप सब तैयार करोगे रिलेटेड टॉपिक्स की, मतलब उसके एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या है, उसका जो क्या नाम इकोनॉमिक्स इफेक्ट क्या है, उसके पॉलिटिकल इफेक्ट क्या है, वो सब आपको तैयार करने हैं कीवर्ड से। लेकिन वो आपको सिलेबस से कहां से मिलेंगे, वो मैं आपको कीवर्ड्स बता रहा हूं। नेक्स्ट हम आते हैं अपना इसी के अंदर सी पार्ट जो है अपना इंडियन सोसाइटी के अंदर। देखो जहां जहां ये डेंजर पार्ट है ना, ये समझ लो जो वाला जो लोगो लगाया, आप सोच रहे हो कि ये डेंजर पार्ट कहां से आया है, यहाँ ये सिर्फ मीन्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। तो क्या है क्वेश्चन, देखो क्रिप्टो करेंसी क्या है, वैश्विक समाज को कैसे प्रभावित करती है, क्या भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रही है, ये सीधा क्वेश्चन है। भारतीय वैश्विक समाज है, वैश्विक क्रांतियों का, वैश्विक बातों का जब भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब हम इसमें देखते हैं। वो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया मींस का, 250 वर्ड में 15 नंबर का क्वेश्चन है, मींस में से आता है, ठीक है। अब तीसरा इसके अंदर एक होता है सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षवाद। इन सब कीवर्ड्स पर आपकी बहुत बढ़िया पकड़ होनी चाहिए, सब पे एक एक पेज के नोट्स होने चाहिए, क्योंकि सिलेबस में क्रिस्टल क्लियर मेंशन हुए हैं, आपको ध्यान रखना, क्रिस्टल क्लियर मेंशन है और आपको ये करने पड़ेंगे ना। और इसमें देखो क्वेश्चन भी पूछता है क्रिस्टल क्लियर वर्ड का, जैसे देखो आर्ट टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म द की एलिमेंट इन द मेकिंग ऑफ एन इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। सीधा सेक्युलरिज्म यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, देखो ये धर्मनिरपेक्षतावाद, धर्मनिरपेक्षता सीधा लिखा है।
क्या सहिष्णुता, सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्व हैं जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं? तर्क संगत उत्तर दीजिए। सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 250 वर्ड का 15 नंबर का क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कीवर्ड्स में से। मींस की तैयारी बहुत अनप्रेडिक्ट नहीं होती है, प्रेडिक्टेबल होती है। आप सिर्फ कीवर्ड पे तैयार कीजिए। ठीक है, चलते हैं। इंडियन सोसाइटी हमारी खत्म हो चुकी है। इंडियन सोसाइटी में हमारे 4 सब पॉइंट्स थे, हमने चारों पढ़ लिए हैं। और इंडियन सोसाइटी में तो हमारे 12 में से 5 हमने इसमें पढ़ लिए, 4 इसमें पढ़ लिए, 9 हमारे खत्म हो जाए, 3 बचे। 3 है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में से भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं। ज्योग्राफी का आता है, सबसे पहला आता है सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। मतलब कि इस वीडियो ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको जियोमॉर्फोलॉजी पढ़नी है, क्लाइमेटोलॉजी पढ़नी है, ओशनोग्राफी पढ़नी है, बायोज्योग्राफी पढ़नी है। आपको सारे क्लाइमेटिक जोन्स पता होने चाहिए और आपके जितने जितने फीचर्स हैं वो सब आप पता होना चाहिए। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन आता है। जैसे कि आप देखो, समन ओशनोग्राफी से क्वेश्चन है ये। व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशन करंट्स? डिस्क्राइब देयर रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। 250 वर्ड का क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है कि समुद्री धाराओं पे, ये किससे है? ओशनोग्राफी से क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर ही। देखो ये जो है इसका बी कंपोनेंट क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, जो मुख्य प्राकृतिक संसाधन हैं उनके बारे में हमें पता करना है। लेकिन इसने क्लियरली मेंशन किया हुआ कौन कौन सा एरिया हमें ध्यान रखना है। एक तो साउथ एशिया की बात ये कर रहा है, ठीक है, और एक बात कर रहा है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात कर रहा है। बिल्कुल क्लियर, आपको ये दोनों एरिया ध्यान रखने हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मतलब इंडिया नहीं है, वो हम ज्योग्राफी वाली क्लास में बात करेंगे। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मतलब हमारे सब इंडिया के आसपास के एरिया सब आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है हमारा है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। यहाँ साउथ एशिया नहीं किया गया है, यहाँ ना कोई इंडियन सबकॉन्टिनेंट गया है, यहाँ वर्ल्ड की बात करिए और उसमें भारत को भी आपको लेकर चलना है। तो ये बहुत छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, आपको लेकर चलने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर कहते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं, कहां से आ गया? इस सिलेबस में से क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये रबर उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरण मुद्दों को इंगित कीजिए। तो क्या है रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री? मतलब कि इज अ की नेचुरल रिसोर्सेज एंड द सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज। जो उद्योग है ना, इंडस्ट्री के ऊपर आया तो क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया इसमें से। तो इस तरह वर्ल्ड के लेवल पे पूछा गया, देखो इसमें है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट कीवर्ड से आते हैं। तो अब बी कंपोनेंट हो गया, अब हमारा सी कंपोनेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी फिनोमिना सच एज। क्या क्या फिनोमिनाज है हमारी, क्या क्या जो हमारी आपदा है वो किस तरह की है? सबसे पहले हमारी आपदा हमारी इसमें लिखी हुई है। सबसे पहले आपदा है हमारी भूकंप, दूसरी है हमारी सुनामी, और तीसरी है हमारी ज्वालामुखी हलचल, और चौथी है चक्रवात। और चक्रवात के देखो बाद खत्म नहीं है, एट एक्स्ट्रा भी है। कोई नई आती है, बाढ़ आती है, कुछ आती है तो वो पूछ सकता है। लेकिन 90% जो है वो इन चारों से पूछता है। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि डिस्कस द मीनिंग ऑफ द कलर कोडेड वेदर वार्निंग फॉर द साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। 150 वर्ड का क्वेश्चन पूछा है, मींस में 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो इस तरह का सीधा वर्ड से पूछा ना, देखो किससे पूछा है? देखो यहाँ का वर्ड कीवर्ड है हमारा साइक्लोन है हमारा, ठीक है, और यहाँ भी हमारा क्या है? साइक्लोन। तो देखो कीवर्ड से कीवर्ड आया तो आपको कीवर्ड्स बिल्कुल एग्जैक्ट कि उसके बारे में 1 पेज 2 पेज राइटिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक और बचता है इसी के अंदर कि ज्योग्राफिकल फीचर एंड देयर लोकेशन, भौगोलिक विशेषताएं उनके स्थान। चेंजेस इन द क्रिटिकल ज्योग्राफी फीचर इंक्लूडिंग द वाटर बॉडीज एंड आइस कैप, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं, जल स्रोत और हिमावरण, और इन फ्लोरा एंड फोना, वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन इन द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी हमारे यहाँ परिवर्तन हो रहे हैं, जो मुख्य विशेषताएं हैं, उनमें क्वेश्चन आता है। ये कीवर्ड्स है, मैंने सबके कीवर्ड्स लिखे हैं। एक कीवर्ड इसमें क्या है? ज्योग्राफिक फीचर एंड देयर लोकेशन। ठीक है, ये रहा। ठीक है, और दूसरा की चेंज इन क्रिटिकल ज्योग्राफी फीचर कौन कौन से? इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड द आइस कैप। क्रायोस्फीयर का क्वेश्चन आया था एक यूपीएससी मेंस में, वो इससे आया था। ठीक है, और फ्लोरा एंड फौना में भी देखते हैं हम। और इफेक्ट ऑफ द चेंजेस, एक तो बदलने और बदल का प्रभाव क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये क्वेश्चन आया सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर आया। ठीक है, फीचर्स एंड देयर लोकेशन। डेक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, डिस्कस नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल फॉर द डेक्कन ट्रैप। 150 शब्दों का है, 10 नंबर का। पीछा वाला जो क्वेश्चन था हमारा, जो पीछा हमने सिलेबस का पॉइंट देखा नेचुरल रिसोर्स, उसमें भी आप इसे डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण कीजिए, उसके सीमित क्षेत्र विस्तार के कारण को समझाइए। विंड एनर्जी की जो पोटेंशियलिटी है वो हमें समझानी है। देखो ये इसमें लिखा है ज्योग्राफिक फीचर इन देयर लोकेशंस। ठीक है, क्रिटिकल ज्योग्राफी फीचर। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा कंपोनेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। 5 कंपोनेंट हमारे हिस्ट्री में है, 4 कंपोनेंट हमारे इंडियन सोसाइटी में है, 3 कंपोनेंट हमारे क्या नाम है ज्योग्राफी में। आप इतने कंपाउंड्स मैंने बताए हैं, उतने हमने कीवर्ड्स पढ़े हैं। एक एक कीवर्ड्स आप पूरा सिलेबस देखोगे तो आप याद करोगे। मैंने पर्टिकुलर छोटे छोटे कीवर्ड्स बताए, आप एक कीवर्ड लिख लीजिए। ज्यादा ज्यादा कितने होंगे यार? 50 कीवर्ड होंगे। 50 कीवर्ड पे एक एक पेज का लिख लीजिए, छोटे छोटे एक एक पेज के अब नोट्स बना लीजिए और उससे पॉइंट्स लिख लीजिए, बस हो गया आपका सिलेबस GS1 तैयार। और लेकिन इसका अब GS1 आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो। ठीक है, 12 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। और चलिए देखते हैं जो मेन सिलेबस यूपीएससी ने दिया ये वाला है कि ये 12
नोन्स हमारे दिए हैं। मैंने इनका बिल्कुल, देखो आप ऐसा पढ़ोगे तो बिल्कुल ऐसा गुच्छा सा लगेगा, लेकिन मैंने ऐसा बाइफर्केशन कर दिया है कीवर्ड्स, और कीवर्ड से ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि देखो मैंने ये वीडियो बिल्कुल बाइफर्केशन करके बताया, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, किसी में भी ये मतलब इस तरह का नहीं दिया है कि आपको कीवर्ड समझाएं और उस कीवर्ड से कैसा क्वेश्चन आया वो आपको बताएं। लेकिन मैंने इस तरह की कोशिश की है कि जिससे जो मेंस की तैयारी आपकी इफेक्टिव हो सके, और इवन प्रीलिम्स की भी तैयारी आपकी इफेक्टिव हो सके, कि जब आप प्रीलिम्स में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर आप कुछ और पढ़ रहे हो तो आप ये वो सब कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे मतलब लाइक करना, जिससे कि मैं और अच्छी वीडियोस लाने हूं। GS2 का सिलेबस लाऊंगा, 3 का लाऊंगा, 4 का लाऊंगा, आपका SC का क्या मैटर है, ऑप्शनल के सिलेबस में लाने वाला हूं। तो इसीलिए आप इससे तुरंत जुड़े रहें और इस वीडियो को अच्छे से लाइक करें, जिससे अपने अच्छे दोस्तों को बताएं, जिससे कि उनकी मेंस की प्रिपरेशन अच्छी हो सके।